नमस्ते साथियों। सो कैसे हैं आप सब लोग। मेरा भी फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सागर कोचिंग क्लासेस गुना में। तो आज अपन जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है संविधान की विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। अब इतना सा देख के आप ये मत सोचना कि इससे क्वेश्चन आएंगे या नहीं, तो इससे बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनते हैं इनसे पेपरों में। कई बार सिंपल से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं तो इनसे ही बनते हैं वो अधिकतर। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपन भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। ठीक है, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। क्या है? भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। देखिए, पूरे विश्व स्तर पे संविधान दो प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है लिखित संविधान, दूसरा होता है अलिखित संविधान। ठीक है, लिखित संविधान और अलिखित संविधान। लिखित देशों में, जैसे लिखित देशों की श्रेणी में वो देश आते हैं जैसे कि अमेरिका हुआ, भारत हुआ, ऑस्ट्रेलिया हुआ। ठीक है, ये जो देश हैं ये किस में आते हैं? फ्रांस हुआ। ये जो देश हैं वो किस श्रेणी में आते हैं? इनका संविधान कैसा है? तो लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। अलिखित संविधान में कौन आता है? तो अपन सबसे अच्छा उदाहरण मानते हैं ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड का संविधान, जिनका हम पे शासन हुआ करता था। ठीक है, तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है? एक अलिखित संविधान है। अलिखित संविधान का मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ लिखा नहीं है, सब अपनी मान्यताओं के अनुसार चल रहे हैं, जो मैंने बोल दिया वही संविधान, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी लिखित होता है, लेकिन मैंने बोला था ना कि एक दस्तावेज नहीं है। क्या नहीं है? एक दस्तावेज नहीं है। उसकी हर आर्टिकल की अलग अलग कॉपीज रखी हैं। ठीक है, उनके पास हर आर्टिकल की एक एक कॉपीज रखी है। इसके चलते क्या है ना, पूरा का पूरा संविधान सम्मिलित नहीं है, यानी कि एक ही बुक में नहीं है। ठीक है, संविधान क्या है? एक प्रमुख दस्तावेज नहीं है। क्या? प्रमुख दस्तावेज नहीं है। लेकिन इन देशों का क्या है? इनका एक प्रमुख दस्तावेज, जैसे कि भारत का संविधान जो है 395 अनुच्छेद है। तो 395 अनुच्छेद क्या है? एक सूची है। क्या है? दस्तावेज सूची है। ठीक है, यानी एक संविधान का प्रमुख दस्तावेज है। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ब्रिटेन का संविधान है उसका संविधान जो अलिखित मानते हैं अपन, उनके क्या है? अलग अलग कॉपीज बना दी गई। जैसे कि आर्टिकल 1 मान लीजिए, आर्टिकल 2 की अलग, आर्टिकल 3 की अलग, आर्टिकल 4 की अलग, इस तरीके से। ठीक है, जबकि भारत का संविधान कैसा है? एक ही बुक में सारे आर्टिकल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, इसे कहते हैं अपन लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक है, तो विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान कौन से देश का है? तो अपने भारत का है। ठीक है, इसके पीछे के कई कारण है, क्योंकि हमने हमारे संविधान में विश्व के लगभग सभी देशों के जो अच्छे अच्छे गुण हैं वो समाहित किए हुए हैं। क्या? इसके जो लंबा एवं सबसे लिखित एवं सबसे विशाल संविधान होने के कारण कई है, क्योंकि हमने हमारे संविधान में विश्व के जितने भी देश हैं उनके सभी जो अच्छे अच्छे गुण हैं ना, सबको ही समाहित किया हुआ है। क्या है? सबको ही समाहित किया हुआ है। ठीक है, और इसके चलते क्या हो गया, ये इसका जो संविधान का जो एरिया था वो क्या हो गया? काफ़ी ज़्यादा व्यापक हो गया। ठीक है, तो इसलिए इसका जो संविधान है, जो विश्व का सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है, वो कौन से देश का है? तो अपने इंडिया का है। ठीक है, अब आइए दूसरे पर बात करते हैं, नम्यता एवं अनम्यता। ठीक है, यानी कि कठोर। कैसा है अपना भारत का संविधान? कठोर एवं लचीला। कौन सा? कठोर एवं लचीला। ठीक है, लचीला। इसका मतलब ये नहीं है किसी को सजा दे रहे हैं तो कठोर या लचीले से संबंधित नहीं। इसका संबंध इससे नम्यता एवं अनम्यता संबंधित इसका है कि मान लीजिए दो तरह के संविधान हो सकते हैं इसके आधार पर। ठीक है, कठोरता एवं लचीला के आधार पर। एक तो प्योर कठोर हो सकता है, यानी कि पूरी तरीके से कठोर संविधान हो सकता है, जो कि अमेरिका का है। ठीक है, पूरी तरीके से कठोर संविधान है। और दूसरा होता है अनम्यता यानी कि लचीला, जो कि वर्तमान में श्रीलंका का है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि यदि संसद कोई प्रावधान यानी कोई संविधान संशोधन करना चाहती है तो वो जो जिस बहुमत के हिसाब से करती है वो कौन सा होता है? 2/2 बहुमत से। किससे पास करती है? अपना जो संविधान में संशोधन किया जाता है वो आमतौर पर जो संविधान में संशोधन किए जाते हैं वो किससे करती है? तो 2/3 बहुमत से पास करती है। किससे पास करती है? तो 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। ठीक है, जो भी अगर कोई संविधान में संशोधन करना है तो संसद क्या करती है? 2/3 बहुमत से उसे पास करा लेती है। लेकिन एक संशोधन ऐसा भी होता है जिसमें क्या 2/3 बहुमत तो चाहिए, साथ में ही आधे से ज्यादा अधिक राज्य, क्या आधे राज्यों का सहयोग भी चाहिए। यानी कि कोई संविधान, मान लीजिए कोई भी एक संशोधन कर रही है सरकार, जो कि काफी ज्यादा
संवेदनशील है, ठीक है, मान लीजिए। तो उसके लिए आपको 2/3 बहुमत तो चाहिए राज्यसभा, लोकसभा और केंद्र सभा, लोकसभा और राज्यसभा में। इसके साथ ही आपके जो 28 राज्य हैं, अभी अब 28 राज्यों में से 14 राज्यों का भी समर्थन चाहिए उसको। क्या, वो जो अपन जो संविधान में संशोधन कर रहे हैं उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से बिल तो पारित होना ही है। साथ ही उसको क्या करते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं में उस बिल को भेज दिया जाता है। यानी कि उस संविधान जो संशोधन कर रहे हैं अपन, उसको क्या कर दिया जाता है, सभी 28 के 28 राज्यों की विधानसभाओं में भेज दिया जाता है। और यदि उसका जो विधानसभा है 28 राज्यों की जो विधानसभा है, उनमें से यदि आधे से यानी कि 14 राज्यों ने यदि उसको पास कर दिया, अपनी विधानसभा में उस बिल को पास कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, कानून बन जाएगा, यानी कि वो संविधान संशोधन हो जाएगा। और यदि वो नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, यानी कि 28 राज्यों में से मान लीजिए 10 राज्यों ने उसको पास किया और बाकी ने क्या कर दिया, उसको निरस्त कर दिया, ठीक है ना। तो वो क्या हो जाएगा, वो कानून या वो संविधान संशोधन नहीं होगा। तो ये कौन से प्रावधान को दर्शाता है, तो ये कठोरता के प्रावधान को दर्शाता है। ये कौन से को दर्शाता है, तो ये कठोरता के प्रावधान को दर्शाता है, ठीक है। और जो सिंपल मेजोरिटी जो 2/3 बहुमत से, यानी कि उसमें राज्य सरकार यानी कि विधानसभाओं की बहुमत की जरूरत नहीं होती, वो कौन सा होता है, सिंपल मेजोरिटी, ठीक है ना। तो यानी कि उसको अपन क्या कह सकते हैं, नम्यता। और जिसमें आधे से ज्यादा राज्यों की विधानसभाओं के बहुमत की यानी कि समर्थन की जरूरत पड़ती है, उसे अपन क्या कहते हैं, कठोरता का संविधान, ठीक है। इस पर एक नेहरू जी ने एक वाक्य कहा था, ठीक है ना, कठोरता की जो नम्यता है वो क्या है, हमारी सरकारों को गतिशील बनाए रखेगी। जो नम्यता यानी कि जो लचीलापन है वो क्या करेगा, जो संविधान का लचीलापन है वो क्या करेगा, हमारी सरकारों को गतिशील बना रहेगा। तथा जो कठोर संविधान है वो क्या करेगा, वो हमारी सरकारों को निरंकुश होने से रोकेगा। वो क्या करेगा, हमारी सरकारों को निरंकुश होने से रोकेगा। और जो नम्य संविधान यानी कि जो नम्यता है वो क्या करेगी, सरकारों को गतिशील बनाने में काम करेगी, ठीक है। तो ये नेहरू जी का कथन था, ठीक है, इसे आप याद रखिए। इसके बाद आते हैं अपन आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक एवं बाह्य स्रोत यानी कि हमने हमारे संविधान को जब बनाया तो उसके लिए हमने अलग अलग देशों से भी कुछ स्रोत लिए, और साथ ही अब जो इंग्लैंड जो यानी कि जो ब्रिटिश सरकार हमारे यहाँ पर शासन चलाती थी, तो उसके लिए वो कुछ अधिवेशन यानी कि 1935 का अधिवेशन, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम यानी कि अधिनियम पारित करती थी वहाँ से इंग्लैंड की संसद से, ठीक है ना। तो उन्हीं अधिवेशन या अधिनियम के माध्यम से आधे से ज़्यादा अधिनियमों को हमने क्या कर लिया है, अपने संविधान में समाहित कर लिया। क्या कर लिया, 19 अधिनियमों को हमने डायरेक्टली समाहित कर लिया। जैसे कि 1935 का अधिनियम, 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम था वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। वो लगभग समथिंग पूरा का पूरा किस में आ जाता है, हमारे संविधान में समाहित है, आज के संविधान में, ठीक है। जब भारत का संविधान नहीं बना था तो उससे पहले जो भारत की जो सरकार व्यवस्था थी यानी कि शासन व्यवस्था थी, वो किस अधिनियम के माध्यम से चलती थी, यानी कि संविधान बनने से पहले जो सरकार चलती थी यानी कि भारत की जो शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था चलती थी वो किसके माध्यम से चलती थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से ही चलती थी, ठीक है। जब अपना संविधान बनकर तैयार यानी कि लागू नहीं हुआ था, उससे पहले जो हमारा देश चलता था वो किस कानून की वजह से चलता था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में, ठीक है। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत भी इसी से जोड़े गए, ठीक है, इसी से लिए गए। किससे लिए गए, तो भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा स्रोत भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए। साथ ही ब्रिटेन से, जैसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हमने किससे लिए, तो आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है। एकल नागरिकता कहाँ से ली है, तो हमने इंग्लैंड से ली है, ठीक है। भारत शासन और कौन सा है, तो संसदीय शासन प्रणाली कौन से लिए, तो हमने इंग्लैंड से लिए। न्यायिक व्यवस्था किससे लिए, तो अमेरिका से लिए, ठीक है। इसी के साथ में ये क्या है, बाह्य स्रोत है, ये क्या है, बाह्य स्रोत है। और ये कौन से है, तो ये आंतरिक स्रोत है, यानी कि ये इससे क्या था, इनसे हमारा देश पहले से भी चल रहा था, तो हमने उनको वैसे के वैसे यानी कि उनमें थोड़ा बहुत संशोधन करके एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, संविधान सभा ने। इसके बाद आते हैं अपन एकल नागरिकता। क्या है, एकल नागरिकता। जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में कौन सी नागरिकता पाई जाती है, तो दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, जबकि हमारे देश में कौन सा नागरिकता का प्रावधान है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान है। यानी दोहरी नागरिकता से मतलब है कि यानी कि केंद्र की नागरिकता अलग होगी और राज्यों की नागरिकता अलग होगी। जैसे कि मान लीजिए
कि हमारे केंद्र की नागरिकता अलग है, ठीक है। और जैसे कि मैं मध्य प्रदेश का निवासी हूँ तो मेरी मध्य प्रदेश की नागरिकता अलग है, तो ये क्या है, दोहरी नागरिकता है। लेकिन हम पूरे भारतवासियों की क्या है, एक ही नागरिकता है, वो है भारत की नागरिकता। क्या है, वो है भारत की नागरिकता। और एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहाँ से लिया था, तो ब्रिटेन से लिया था। कहाँ से लिया था, ब्रिटेन में। अमेरिका में कौन सी नागरिकता चलती है, तो दोहरी नागरिकता, यानी कि अमेरिका की नागरिकता अलग होती है और वहाँ के जो राज्य हैं, जैसे कि सैन फ्रांसिस्को मान लीजिए, या सैन फ्रांसिस्को देश वो मान लीजिए राज्य, ठीक है। तो उसका जो वहाँ की क्या होगी, सैन फ्रांसिस्को की क्या होगी, अम, अम, नागरिकता अलग होगी और अमेरिका की नागरिकता अलग होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से भारत में क्या है, एकल नागरिकता है, जिसमें हम भारत के निवासी हैं, ठीक है, यानी कि भारत की नागरिकता है। हमारे यहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, जो कि हमने कहाँ से ली थी, तो इंग्लैंड से ली थी। और इसे हमने कहाँ रखा है, तो भाग 2 में ये समाहित है, ठीक है। जब अपन इसमें भाग 2 पढ़ेंगे तो अपन इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं मौलिक अधिकार। कौन कौन से मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। भाग 2 में भाग 3 में कौन समाहित है, तो अपने यहाँ पर मौलिक अधिकार समाहित है, जो कि भाग 3 में स्थित है। और भाग 3 के कौन से अनुच्छेद में, तो 12 से लेकर 35 तक क्या है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में अपन बात करेंगे जब अपन मौलिक अधिकार पढ़ेंगे, भाग 3। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कौन से, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से आशय ये है कि मान लीजिए जब भी कोई केंद्र या कोई राज्य सरकार कोई कानून बनाती है जनता के लिए, तो उनसे यह उम्मीद की जाती है कि वो इन राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व दिए गए उन उपबंधों का पालन करते हुए ही जो जनता के लिए जो कानून बना रही है उसको बनाए, ठीक है। यानी कि इन सिद्धांतों या नीति निर्देशक तत्वों को क्या कर रखे, इन उपबंधों को क्या रखे, अपने माइंड में रखे, तभी जाके वो अपना कानून बनाए, ठीक है। इसके लिए सरकारें बाध्य नहीं होती। आप नीति निर्देशक, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों के लिए या तत्वों के लिए आप राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर सकते कि राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों में तो ये लिखा है, आप ऐसा कानून क्यों बना रहा है, ठीक है ना। तो इनके लिए सरकारें बाध्य नहीं होती, बल्कि सरकार से अपेक्षा की जाती है, अपेक्षा की जाती है, सॉरी मैं अपेक्षा बोल रहा हूँ, अपेक्षा की जाती है कि आप इनको ध्यान में रखते हुए ही कानून बनाए, जो कि जनता के लिए ज़्यादा कल्याणकारी हो और ज़्यादा लाभदायक हो, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व। इसके बाद आते हैं अपन मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य हमारे वास्तविक संविधान में नहीं थे, यानी कि जब हमारे संविधान बना था उस टाइम पे हमारे संविधान निर्माताओं ने मौलिक कर्तव्यों को नहीं जोड़ा था, क्योंकि उस समय देश आज़ाद हुआ था और ना ही देश के जनता इतनी ज़्यादा मतलब शिक्षित थी कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। तो उन्हें पहले क्या दिए, मौलिक अधिकार दिए, उसके बाद उन्होंने कर्तव्य सौंपे कि अब आप इन कर्तव्यों का भी पालन कर सकते हैं, ठीक है। तो राज्य के जो मौलिक कर्तव्य है हमारे, वो कितने हैं, तो 11 हैं। और ये कर्तव्य कब जोड़े गए थे, तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए थे, ठीक है। किसके माध्यम से जोड़े गए थे, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से ये मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, जिनकी संख्या कितनी है, तो 11 है। और ये किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए थे, तो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर। कौन सी, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हमारे संविधान में क्या जोड़े गए थे, तो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, ये दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे, कि अनुशंसा पर क्या जोड़े गए थे, अपने यहाँ पे अनुशंसा पर क्या जोड़े गए थे, तो अपने यहाँ पे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, जिनकी संख्या कितनी थी, तो 11 थी, यानी कि 11 है। और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से जोड़े गए। सरकार अपने नागरिकों से अपेक्षा करती है कि वो इन कर्तव्यों का निर्वहन करे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपन सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार का मतलब है कि हमारे देश में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे अन्य पिछड़ी जाति का हो, चाहे लिंग अनुपात लिंग के माध्यम से, यानी कि मेल या फीमेल में भी हम उसमें क्या कर सकते हैं, ना तो भेद कर सकते हैं, ना ही धर्म के आधार पर भेद कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर सभी लोग क्या दे सकते हैं, अपना मताधिकार दे सकते हैं। और प्रत्येक, यानी कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, उसका सिर्फ एकल
मताधिकार यानी कि एक ही मत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक ही मत माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई अमीर है तो उसके 2 मत गिन लिए जाएंगे, यानी कि वो जब जाएगा तो वोट, जब भी मत देगा तो उसके 2 वोट गिने जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी जाएगा एक ही मत दे पाता है। ठीक है, यानी कि ये सार्वभौमिक अधिकार है, इसे सभी लोगों को प्राप्त है, भारत के सभी लोगों को प्राप्त है। ठीक है, प्रारंभ में ये जो मताधिकार की यानी कि जो अपन जो वोट डालने की जो उम्र थी वो कितनी थी? तो 21 वर्ष थी। यानी कि जब संविधान बना था तो हमारे जो वोट डालने की जो उम्र थी वो कितनी थी? तो 21 वर्ष थी। लेकिन इसे 61वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कर दिया गया है? 18 वर्ष कर दिया गया। 18 वर्ष इसे कब किया गया? तो 61वें संविधान संशोधन जब किया गया तो समय इसको कितना कर दिया गया? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया, जो कि अभी तक मान्य है। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो संसद से अलग है। क्या? संसद का इस पर कोई प्रेशर नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, यानी कि अपना फैसला निष्पक्ष होकर सुनाती है। और ये स्वतंत्र है कोई भी फैसला सुनाने के लिए, चाहे वो कितना ही बड़ा नेता हो, चाहे भारत का प्रधानमंत्री हो, चाहे भारत का राष्ट्रपति हो। ठीक है, इसे कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो ये क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है। भारत में एकहरी नागरिकता पाई जाती है, सॉरी एकहरी न्यायपालिका पाई जाती है। कौन सी? एकहरी न्यायपालिका, यानी कि यहाँ पर भारत में कोई भी केंद्र का केंद्र का कोर्ट अलग नहीं होगा, यानी कि केंद्र का न्यायालय ना तो अलग होगा ना ही राज्यों का न्यायालय होगा। यहाँ पर एकल चलती है। कौन सी? एकल न्यायपालिका चलती है, जिसमें सबसे ऊपर कौन सा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर हाई कोर्ट आ जाता है, फिर जिला न्यायालय। ठीक है ना, इस तरीके से एकल न्यायपालिका है। ठीक है, ये त्रिकोण के माध्यम से आप समझ, यानी कि ऊपर ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट, जो कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उसके नीचे उच्च न्यायालय, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय, फिर ठीक है, फिर जिला के, फिर संभाग के। इस तरीके से ये एकल न्यायपालिका है। ठीक है, जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका है भारत की। इसके बाद आते हैं संसदीय शासन प्रणाली। भारत में कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? तो संसदीय शासन प्रणाली अपनाई जाती है। यानी कि संसदीय शासन प्रणाली हमने किस देश से ली है? तो हमने ब्रिटेन से ली है। किससे? ब्रिटेन से हमने संसदीय शासन प्रणाली को ग्रहण किया है। संसद का जो निर्माण है वो किन किन से होता है? तो संसद का निर्माण लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद का जो निर्माण होता है वो किस किस के माध्यम से होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी कि इन तीनों से मिलकर कौन बनते हैं? तो भारत की संसद बनती है। किससे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर क्या बनती है? भारत की संसद बनती है। ठीक है, इसके बाद आते हैं त्रिस्तरीय शासन प्रणाली। अधिकतर आम मतलब दुनिया के सभी देशों में, केवल भारत को छोड़कर सभी देशों में 2 प्रकार की सरकारें पाई जाती है। कितनी? 2 स्तरीय सरकारें पाई जाती है। कितनी? 2 स्तरीय मतलब एक केंद्र की सरकार, एक दूसरी कौन सी? राज्य की सरकार। केंद्र की सरकार और दूसरी कौन सी होती है? राज्य की सरकार। लेकिन भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसमें त्रिस्तरीय शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, कौन सी? त्रिस्तरीय। ठीक है, त्रिस्तरीय शासन प्रणाली पाई जाती है, यानी कि भारत में केंद्र की सरकार अलग होती है, राज्यों की अलग होती है, और स्थानीय स्वशासन, कौन सा? स्थानीय स्वशासन अलग होता है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है, जैसे कि म्युनिसिपालिटीज, जैसे कि नगर पालिकाएं होती हैं। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था और जो नगर पालिकाएं होती हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? स्थानीय स्वशासन कहते हैं। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है? त्रिस्तरीय, जो कि विश्व में एकमात्र संविधान में पाई जाती है। किसमें? भारत के संविधान में। और इसे हमने 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा है, और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने जो म्युनिसिपालिटीज यानी कि जो राज्य जो नगर पालिकाएं हैं उनको जोड़ा था। ठीक है, तो 73वें 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमने स्थानीय स्वशासन प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, तो भारत में कितने प्रकार की कौन सी प्रणाली की सरकारें पाई जाती है? तो त्रिस्तरीय सरकारें पाई जाती हैं। कौन कौन सी? केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन पर, जैसे कि पंचायती राज, सरपंच वगैरह। ठीक है, इसके बाद आते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य या धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, मैंने इससे पहले ही बताया आपको इससे पहले के वीडियो में, प्रस्तावना वाले में, कि भारत का राज्य का यहाँ पे कोई धर्म नहीं है। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है। यहाँ धर्म लोगों का, यानी कि जहाँ पर जो भारत में निवास करते हैं उन लोगों का धर्म है। राज्य का कोई धर्म नहीं, यानी कि राज्य अर्थात देश का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, तो
आप पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष की जगह आप पंथ निरपेक्ष शब्द का ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है। तो पंथ निरपेक्ष लिखा है, इसलिए पंथ निरपेक्ष यानी कि भारत का कोई धर्म ही नहीं है, ना भारत कोई धर्म के मामले में हस्तक्षेप करता है, यानी कि सरकारें कोई धर्म के मामले में हस्तक्षेप करती हैं, और करती भी हैं तो थोड़ा बहुत करती है, वो भी सकारात्मक रूप में, ठीक है। कौन से रूप में? सकारात्मक, यानी कि कोई भी किसी का भी पक्षपात नहीं करती सरकारें, ठीक है, धर्म के रूप में। तो कैसा है हमारा देश? पंथ निरपेक्ष राज्य। कैसा है हमारा एक देश? पंथ निरपेक्ष राज्य। इसको मैं अच्छे से पढ़ाया हूँ, यदि आपने प्रस्तावना वाला वीडियो देखा होगा तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये थी संविधान की प्रमुख विशेषताएं जो कि खत्म हुई। इसके बाद अपन अगली वीडियोस देखेंगे इस टॉपिक से। आपको आगे जब अपन और क्लासें लेंगे, अपने जो संविधान की जो क्लासें होंगी आगे की, तो उनमें आपको इससे काफ़ी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी पढ़ने में। इसीलिए ये टॉपिक था, और इससे क्वेश्चन आने की भी संभावना रहती है। मैंने जितने भी बातें आपसे बोली हैं उनको अच्छे से एक नोट में लिख लीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए, ठीक है। तो यदि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें, और जो भी समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।